नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन इकोनॉमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो है छूट गए थे, वो पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में हम लोग पुराने क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बैंक को लेके कि बैंक आपका कैसे काम करते हैं, कैसे बैंक जो है प्रॉफिट कमाती है। इतने सारे कर्मचारी बैंक ने रख रखे हैं, उनको सैलरी दे के तब भी प्रॉफिट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो 106 तक कर लिए थे, 107 से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है, इसमें बात करी जा रही शैडो बैंकिंग के बारे में। शैडो बैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। अब देखो यहां पर आपको दो वर्ड लिखे हुए दिख रहे होंगे, एक हो गया शैडो, एक हो गया बैंक। अब पहली चीज तो ये समझो बैंक क्या होता है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए बैंक का काम क्या होता है, तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे समझो। देखो मान लो ये आपका है एक बैंक, ठीक। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आए, उन्होंने क्या करा, पैसा अपना डिपॉजिट करा, क्योंकि भैया लोगों को अपना जो सेविंग है वो करनी है बैंक में। घर में रखेंगे तो डर लगता है कि भैया खर्चा हो जाएगा, चोर आ जाएगा, चोरी कर लेगा, इसलिए सब लोग बैंक में रखते हैं। ठीक, इन्होंने भी डिपॉजिट कर दिया, खाता खुलवा के इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। मान लो बैंक के पास में टोटल हो गए 10,000 रुपए, ठीक। अब बैंक जो है इन सबको वो भी देना होगा, ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। कितना आपको ब्याज बनेगा बैंक का, मान लो 5% के हिसाब से देना है। इससे भी कम ही मिलता है आजकल, ठीक है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में। तो भैया 10,000 का 5% आपको कितना हो गया, 500 रुपए, ठीक। तो बैंक को 10,000 रुपए भी लौटाने और 500 रुपए भी आपका ब्याज देना है, ठीक है। तो बैंक को यहाँ पे पैसा कहाँ से मिला, प्रॉफिट कैसे मिला, करेगा क्या। बैंक के पास में बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेने। तो बैंक क्या करेगी, 10,000 रुपए इनको दे देगी। अब देखो 10,000 तो नहीं देगी, 10 करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है। अभी 10,000 का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और 10,000 पूरा भी नहीं देती, कुछ रखना होता भी, मान लो 10,000 दे रही, ठीक। तो 10,000 बैंक ने इनको दे दिया, बिजनेसमैन को, कि ये लो कर्जा लो, जाओ अपना बिजनेस सेटअप करो, इंडस्ट्री लगाओ, ठीक। और बैंक इनसे कितना परसेंट चार्ज करेगी, इनसे करेगी मान लो 15% चार्ज करेगी। तो ये 10,000 इनको दियो और इनसे ब्याज कितना मिला, भैया ये जो कस्टमर जो लोन लेके गए ये देंगे ना बैंक को, ब्याज कितना दे देंगे। ये 10,000 का 15% हो गया 1,500, ठीक। तो अब तुम आप समझो, ये 10,000 रुपए तो एक साल बाद ये वापस करेंगे, बैंक इनको भी वापस कर देगी। लेकिन बैंक के पास फायदा कैसे हुआ, बैंक को भैया कस्टमरों को देने हैं 500 रुपए, और जिसने बैंक से कर्जा लिया, जो बड़ा बिजनेसमैन था, वो बैंक को कितने देगा, 1,500। तो बैंक को 1,500 मिल गए। तो टोटल 1,500 में से 500 घटाओ, कितना बचा, 1,000 रुपए बचा ना, ये हो गया आपका बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बैंक जो है प्रॉफिट कमाता है। तो ये बैंक का मेन स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें बोले जा रहा है शैडो बैंकिंग। तो देखो ये ऐसे बैंक है जो आरबीआई जिनको रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है, ये आरबीआई के दायरे के बाहर आते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपका गैर बैंक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थान होते हैं, ठीक है। जो आपके वित्तीय मध्यवर्ती वो आपके बैंक होते हैं, ठीक है। और इसमें नॉन बैंक लग जाएगा, गैर बैंक, क्योंकि आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता। लेकिन जो ये शैडो बैंक होते हैं ना, बैंक का मतलब समझ लो छोटा रूप, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी हो गई, अलग अलग चीजें हो गई। ये भी क्या करेगी, ये भी आपके कस्टमर से डिपॉजिट ले लेगी, ठीक है, पैसा जो जमा करवा लेगी और आगे क्या करेंगी, लोन बांटेंगी। तो काम जो है ये कर रही है आपका, जो आपका ट्रेडिशनल काम है ना बैंकों का, ये काम कर रही है, अपना डिपॉजिट भी जमा करती है, आगे आपका लोन भी बांटती है। तो ये पारंपरिक बैंकिंग क्रियाकलाप को नहीं करते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटी। ये गलत हो जाता है, क्योंकि भैया देखो बैंक में नहीं आते हैं ये, ठीक, आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, लेकिन काम जो है वो बैंक वाला ही कर रहे हैं। इसीलिए नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी बोला जा रहा है कि पैसा जमा करो और पैसा आगे लोन पे बांटो। बस इसको नॉन बैंक इसलिए बोलते हो कि आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करती। करेक्ट आंसर भैया कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला। इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट का ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात हो रही है, लघु वित्त बैंक के संदर्भ में बोला जा रहा है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये बात हो रही है। अब देखो जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको आपका आरबीआई जो है, अच्छा आरबीआई है ना, आरबीआई को क्या बोला जाता है, ये बैंकों का बैंक है। जो बैंक का बैंक होता है ना, उसको आरबीआई बोला जाता है। मतलब जितने भी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, सबको कौन रेगुलेट करता है, वो आरबीआई करता है। अब देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए बनाए गए थे ताकि जो ऐसे आपकी जनसंख्या का ऐसा तबका जिसके तक बैंकों की सुविधा नहीं पहुंच पाई, जिनका खाता नहीं खुला है, तो वो कौन खुलवाया, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आपके छोटे आपके बिजनेसमैन आ गए, छोटे उद्यम आ गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। जो आपका मान लो ऐसा काम कर रहे हैं, जो जिनका कभी से खाता नहीं खुला, मान लो ठेला लगा के आपका पकौड़े बेच रहे हैं, ठीक है, कमा वो भी रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन उनका बैंक नहीं खुला, तो उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है खुलवाया गया था। अब देखो ये कर क्या सकता है, ये आपका उधार भी देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब कुछ काम होता है इनका, ठीक है।
लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो ये जो ट्रू नहीं है वो ये है जो बी वाला है। इसमें बोला ये जा रहा है कि इनको जो है सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करना होता है, तो ये गलत है। सीआरआर और एसएलआर सारे बैंकों को मेंटेन करना होता है, फिर चाहे वो आपका एसबीआई क्यों ना हो, पीएनबी क्यों ना, बड़े से बड़ा बैंक जो सबको ये मेंटेन करना है। तो ये जो है गलत लिखा हुआ है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है रखने से छूट प्राप्त है, लेकिन ये नहीं, ये सब पे लागू होता है। होता है क्या, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझो, ठीक है। मैंने आपको बैंक के बारे में बताया कैसे काम करते हैं, बस फिर से एग्जांपल ले लो। ये आपका बैंक है, यहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, पैसा डिपॉजिट करा। मान लो बैंक के पास में टोटल आ गए आपके 10 लाख रुपए आ गए। कितने आ गए आपके, ये एक और जीरो लगाओ, ठीक। कितने मिले इनको, 10 लाख रुपए बैंक को मिल गए, ठीक। अब होगा क्या ना, 10 लाख, बैंक जो है, अब देखो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि आप अगर 10 लाख रुपए सब कुछ लोन में बांट दोगे, तो जब यहाँ पे जिन्होंने आपका पैसा डिपॉजिट किया, मान लो उनके घर में शादी हो, वो अपना पैसा वापस मांगने और आपके पास में पैसा ही ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। इसलिए बैंक जो है पूरे का पूरा जो डिपॉजिट है उसको आगे उधार लोन पे नहीं बांट सकता। इसमें आरबीआई कहती है आपको दो, आपको इंडेक्स फॉलो करने रेशियो। एक है आपका सीआरआर, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व, जो हिंदी वाले वो भी इंग्लिश में समझे, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसी में समझो। और एक होता है आपका एसएलआर, ये होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये ध्यान रखना। अब देखो होता क्या, आरबीआई कहती है कि आपको 5% के आसपास जो है वो सीआरआर में रखना, मतलब नगद रखना है, कैश, उसको आप लोन जो है वो बांट ही नहीं सकते हो। तो 5%, 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000 रुपए हो गया। और एसएलआर में आरबीआई कहती है कि ये इसका रखो 20% के आसपास, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये क्या रखो, ये बैंक रखेगी, आप इसको गोल्ड में भी रख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, पैसा बढ़ता रहेगा। गोल्ड में इसलिए बोला जाएगा, मान लो कस्टमर आ गए आपसे पैसा मांगने, तो गोल्ड कम से कम बेच के उनको वापस तो कर दोगे। लेकिन अगर सारा पैसा आगे किसी बड़े बिजनेसमैन को दिया हो, उससे कहो कि वापस लाओ, तो वो तो अपने समय के हिसाब से देगा ना, वो तो कहेगा मेरा पैसा लगा है। तो 20% आपको एसएलआर में रखना है, ये कहाँ का रख सकते हो, गोल्ड में रख सकते हो, कैश में रख सकते हो, और जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होती है, मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो डेली देखते हैं ना उनको पता होगा। तो इसमें आपको एसएलआर जो है 20% रखना है। तो 5% हो गया सीआरआर आपका, 10 लाख का 5% कितना बना, 50,000 रुपए। 20% कितना बना, ये बना आपका 2 लाख रुपए। तो इतना बैंक जो है ना, 2 लाख और 50,000, ये आगे उधार लोन में नहीं बांट सकती है, ठीक है। ये बैंकों को रखना है, इसलिए रखना है ताकि मान लो सब लोग आ जाए पैसा मांगने। ऐसा अगर मान लो सब लोग 10 लाख का 10 लाख मांगने नहीं आ जाएंगे, कुछ लोग रखते हैं, मान लो किसी घर में शादी है, सबके घर में एक साथ थोड़ा ना शादी पड़ेगी, वो पैसा मांगने है, तो बैंकों के पास में कम से कम पैसा हो, दिवालिया ना हो। तो ये होता है सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बैंक का जो मेजर कंसेप्ट है समझ में आया हो। आगे जैसे जैसे सीरीज चलेगी ना और अच्छे समझ में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किसने भैया आपका ह्यूमन कैपिटल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव पूंजी परियोजना शुरू की है। अब देखो पूंजी क्या होती है, बहुत लोग सोचते हैं भैया जमीन जो है वो पूंजी है, लैंड, ठीक है, सही बात है। आपका कैश नगद वो पूंजी है, ठीक है। कहीं पे मान लो हमारा मान लो कहीं पे कोयला निकल आया, वो पूंजी है, सब कुछ पूंजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी जो है ना वो है आपके इंसान, ह्यूमन, ठीक है। ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा कैपिटल है। क्यों, मान लो देखो ऐसे समझो, अगर हमारे इंसानों के पास में दिमाग ही ना हो, तो क्या वो जितनी टेक्नोलॉजी है वो बना पाएंगे। अभी आप समझो सोलर पैनल चलते हैं कि हम जो सनलाइट आती है उससे बिजली बनाते हैं, लेकिन भैया सनलाइट तो आपकी सूर्य की किरणें तो भैया बहुत समय से, प्राचीन काल से हैं, लेकिन क्या उसको बिजली में कन्वर्ट करा पाए। बिजली में किसने कन्वर्ट किया, आपके इंसानों ने किया, अपना दिमाग लगा के। अब कोयला था, कोयला से बिजली बननी है, भैया कोयला है लेकिन बिजली नहीं बना पा रहे थे। फिर भैया आज से 300-400 साल पहले पता लगा कि नहीं हम बना सकते हैं, किसका दिमाग था, इंसानों का। तो सबसे बड़ी पूंजी है ना वो है आपकी आपका ह्यूमंस। और जिस देश में सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा वो और तरक्की करेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा बोला जाता है कि जिस देश में ज्यादा संसाधन होंगे उसकी तरक्की होती है। तो अफ्रीका के जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसके बहुत सारे देशों के पास में बहुत संसाधन है, लेकिन सबसे गरीब देशों में से अफ्रीका के देश आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां के लोग ज्यादा ना पढ़े लिखे हैं, ना दिमाग डेवलप ज्यादा हो पाया, दिमाग डेवलप का मतलब ना स्किल्स हैं, ठीक है। हेल्थ में पीछे हैं, कभी ना कभी बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सरकार ने खर्चा नहीं सही से करा है, ठीक, और फिर सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, फिर वहां पे तख्ता पलट भी होते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो संसाधन है वो आपका इंसान है। और आप अगर हम बात करें जापान के बारे में, आइलैंड देश है, इतने भूकंप आते हैं, लेकिन वहां के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तभी वो तरक्की कर गया देश, क्योंकि उनके लोगों ने दिमाग लगाया।
तो ये ह्यूमन कैपिटल किसने स्टार्ट किया? ये करा आपके वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट करा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है उदय कोटक कमेटी जो है बनाई गई थी, गठन किया गया था, किस लिए बनाई गई थी? ये बनी है आपकी 2017 में। ठीक, किसने बनाई थी? सेबी ने। सेबी क्या करता है, जो भारत का शेयर मार्केट है ना, उसको रेगुलेट करता है, ताकि शेयर मार्केट में गलत पैसा ना लग जाए। मान लो आतंकवादी लगा दे पैसा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया कि कंपनी जो है वही ना गलत तरीके से दूसरे कंपनियों खरीदे और चोरी वोरी करें, इसलिए सेबी का ये काम है सबको सही करना। और जो ये कमेटी बनाई रखी थी, ये बनाई किस लिए गई थी? कॉरपोरेट प्रशासन के लिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट मतलब होता है जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनी है, ठीक है, इसके लिए होता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि जितनी कंपनी है उनको ऐसे काम करना है, ऐसे उनके यहाँ नियम होने चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए, जिससे कंपनी का जो मालिक है, जो उसके कर्मचारी हैं और जो शेयर होल्डर है। मान लो आप लोग के घर में कभी ना कभी किसी ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा होगा। ठीक है, मान लो 100-200 का ही खरीद लिया और जिसका भी खरीद लिया, लेकिन शेयर कभी ना कभी कोई ना कोई खरीदा होगा। ठीक है, तो जब आप शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो कंपनी का दायित्व है कि आपका भी देखभाल जो है कंपनी करे। आपका जो पैसा लग रखा है ना, 100-200 रुपए आपने कंपनी को दिए, वो कंपनी ऐसे काम ना करे कि आपका पैसा घाटा हो जाए। तो ये सारी चीजें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती, सब कुछ सही से हो। अब मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस का एग्जांपल ले लो, उसने 1 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया बैंकों से। जो बैंकों में पैसा है वो तो आप ही का है। 1 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया और सही से काम भी नहीं कर पाई, दिवालिया हो गया। तो ये समझो 1 लाख करोड़ किसका डूबा? जनता का। तो ऐसे गवर्नेंस होना चाहिए कि सब कुछ, सबके इंटरेस्ट जो है बराबर से सही से चले। तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आए, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आए होंगे, अगर आपको कोई डाउट हो एक बार वीडियो फिर से देखो, तब भी कोई अगर प्रश्न है इस चीज को लेके तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही साथ एंड में मैं ये बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।